Okay, let's start it, huh? Poonam ji, can you hear me? उत्तर प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख का जिस तरह से नामांकन हुआ है, वो तस्वीर बहुत ज्यादा भयावह है। लोकतंत्र के बारे में यूं कहा जाए कि गुंडों का बोलबाला हुआ, ऐसा कहना बिल्कुल सही होगा, क्योंकि तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें पहले हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त रंजीव जी और पूनम जी जुड़ चुके हैं, लेकिन मैं कहूंगी सबसे पहले हम तस्वीरों पर जाते हैं। एक ऐसी तस्वीर जिसने सबको आज हिलाकर रख दिया। ये चुनाव हो रहा था या सीधे सीधे गुंडागर्दी हो रही थी, ये सवाल खड़ा करने पे हम मजबूर हो गए हैं। पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। इन तस्वीरों को आप दिन भर से भी देख भी रहे होंगे, लेकिन एक बार फिर देखिए, ताकि हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं और जितने लोग हमारे साथ जुड़ने लगे हैं, वो ये सब समझ सके कि आज की चर्चा की वजह जो है वो क्या है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। से कनेक्टेड है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है, बताओ सब उतार दिए, ब्लाउज भी पूरी साड़ी उतार दी थी भाई, पूरी साड़ी खोल दी। लग गए मेरे घींच में, जब का साड़ी खींच लेता था नहीं आप लोगों के जनता कम थी, सही ले जो। फोन करो इंस्पेक्टर को, इंस्पेक्टर का फोन लगाओ यार, इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। इंस्पेक्टर का फोन लगाओ, इंस्पेक्टर का फोन लगाओ, इंस्पेक्टर का फोन लगाओ। अरे लगाओ यार, फटाफट यार, फौरन लगाओ, फौरन लगाओ, फौरन लगाओ। दिलीप का फोन लगाओ, दिलीप का फोन लगाओ। कहना हम लोग नहीं आ पाएंगे, तुम लोग इधर से नॉमिनेशन करो। हाँ, दिलीप का फोन। अरे यार तुम इंस्पेक्टर का फोन लगाओ पहले, तुम यार बहुत ढीले हो यार। भाई नहीं, गलत कर रहा है, मतलब ये गलत बात हो रही है ना, इसलिए इनको अकेले घेर। सही है बेटा। तो ये वो तस्वीरें आप देख रहे थे जो अपने आप में काफी हैं, ये बताने के लिए कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का जो नामांकन है वो हुआ है। आप बात करें सिद्धार्थ नगर की, आप बात करें फर्रुखाबाद की, आप ये तमाम ऐसी जगह है जहां पर ब्लॉक प्रमुख का, सहारनपुर की बात करें। और सबसे अफसोस की बात तो ये है कि जिस तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो हैं उनके साथ उनका पर्चा छीना गया, जिस तरह से माता प्रसाद पांडे जो हैं
उनकी उनकी भी मतलब उम्र को देखते हुए कहा जाए ना उसका लिहाज किया गया। और तस्वीरें बहुत ज्यादा अपने आप में बता रही हैं कि एक गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है महिलाओं के साथ जो हुआ। जब ये तस्वीरें देख रही थी, तमाम तस्वीरें, तो ये ख्याल आ रहा था कि जहां पर कल ही दिल्ली में हम ये तस्वीर देख रहे थे कि 9 कैबिनेट मंत्री, जिस तरह से कल पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें महिलाओं की तस्वीर आज सुबह से वायरल हो रही है। दूसरी तरफ महिलाओं की ये तस्वीर वायरल हो रही है प्रदेश में, जहां पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है, उनके पर्चे नहीं भरने दिए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हें दूर रखने के लिए नामांकन से उनके साथ किसी भी हद तक हरकतें हुई हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ तमाम वो महिलाओं के चेहरे सामने आ रहे थे, निर्मला सीतारमण, स्मृति ईरानी, ये सब। हमारे साथ इस वक्त रंजीव जी जुड़े हुए हैं। रंजीव जी, आप ये पूरा मामला देख रहे हैं, और जब मैंने इन तस्वीरों को देखा तो बतौर महिला मुझे खुद ये बड़ा खराब लग रहा था देख करके कि इस तरह से एक महिला अपना नामांकन भरने जाएगी तो आगे मुझे नहीं लगता और महिलाएं भी भर पाएंगी नामांकन। और ये तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या आखिरकार प्रदेश में हो रहा है? देखिए विनीता जी, मुझे लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करते हुए 2 दशक से ऊपर हो गए, और मेरे समकालीन भी जितने पत्रकार हैं उनसे भी मेरी दिन भर बात हुई है। पंचायत के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में इतनी भयावह स्थिति हम लोगों ने इसके पहले कभी नहीं देखी जी। सत्ता में जो पार्टियां रही हैं उसमें मनमानी के वाकये तो होते रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ है वो लोकतंत्र की शव यात्रा निकलने के समान है। माफ करें मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बहुत लोडेड वर्ड है, लेकिन मैं बहुत दुखी मन से, बहुत भारी मन से ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि लखीमपुर की जिस घटना का उल्लेख आप कर रही हैं, जिस जो महिला थी वो प्रत्याशी की प्रस्तावक थी, ओबीसी बिरादरी की हैं। सवाल ये है कि हम अगर सत्ता का हिस्सा है, अगर हम सत्तारूढ़ पार्टी हैं, तो क्या हमारा लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ किसी भी हालत में चुनाव जीत लेना है, जिसमें हम महिलाओं की अस्मिता की परवाह नहीं करेंगे? हम सिद्धार्थनगर में माता प्रसाद मांडे जैसे बहुत वरिष्ठ, बहुत सज्जन, वो आम राजनेताओं से बहुत परे है, बहुत ही सज्जन छवि के व्यक्ति हैं, उनका खुलेआम अपमान करेंगे? हम कन्नौज में, एटा में पत्रकारों को जो कवरेज कर रहे थे उनको इसलिए मारेंगे पीटेंगे, उनकी जान लेने की कोशिश कर बैठेंगे क्योंकि वो कैमरे में चीजों को कैद कर रहे थे? ये बहस सिर्फ एक चुनाव में हिंसा की नहीं है, ये सिर्फ ब्लॉक प्रमुख के पद पर कब्जा करने की कोशिश नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि लोकतंत्र का क्या होगा? क्या लोकतंत्र को लाठी तंत्र में तब्दील कर दिया जाएगा? आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के नाम पर, भाई लोकतंत्र में हम कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो जो हमने आज नजारे देखे पूरे उत्तर प्रदेश में, मेरे ख्याल से 75 में से 60-65 जिलों में तो किसी न किसी ब्लॉक में या बहुसंख्यक ब्लॉक में यही नजारा था पूरे दिन। तो लोकतंत्र में उत्सव के नाम पर हम चुनाव को मानते हैं, तो जो हमने देखा अपनी नंगी आंखों से वो क्या था? आप सोचिए, जो लोक सेवक हैं, पुलिस प्रशासन, वो अगर सत्तारूढ़ दल के लठैत के रूप में काम करने लगेंगे तो बड़ी भयावह स्थिति हो जाएगी। ये तो ऐसी स्थिति है, आप पूरे दिन आपने देख लिया, अभी रात के 10 बज रहे हैं, राज्य चुनाव आयोग जो चुनाव का संचालन करता है उसकी तरफ से एक कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। इतनी भीषण हिंसा के बाद भी उत्तर प्रदेश को 1 सप्ताह पहले पुलिस का नया महानिदेशक मिला है, पुलिस विभाग के नए मुखिया बने हैं। उन्होंने जिस दिन कार्यभार ग्रहण किया, उन्होंने अपनी फौज को, अपनी पलटन को कहा था कि जनता से सीधे संवाद बनाएं, वर्दी की रक्षा करें। क्या हमने आज जो देखा वो पुलिस वर्दी की रक्षा कर रही थी? मेरे कहने का मतलब है कि ये चुनाव आएगा चला जाएगा, लेकिन इसके दाग बहुत गहरे हो गए हैं। आप ये हालात मत बनाइए कि कल को सत्ता अगर किसी और के हाथ में रहेगी तो वो भी इसी को निभाए। तो फिर तो उससे अच्छा है कि आप पंचायतों के स्तर पर जो जिस पार्टी की जब सरकार हो उनको ये अधिकार दे दीजिए कि साहब मनोनयन कर लो आप। ये तो मनोनयन का तरीका है ना विनीता जी, कि हम आपको नामांकन ही नहीं करने देंगे। सारा लक्ष्य ये है कि हम निर्विरोध चुनाव जीत जाएं, इसके लिए हम आपको पर्चा नहीं भरने देंगे। आप पर्चा भरने जाएंगे तो हम मारेंगे पीटेंगे, आप पर्चा खरीद कर लाएंगे तो हम मारेंगे पीटेंगे। तो ये बड़ी दुखद स्थिति है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीति से जुड़े लोग हैं, शासन प्रशासन से जुड़े लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि ये जो आज हुआ है पूरे दिन में, इसने क्या छवि बनाई है उत्तर प्रदेश की। गुंडाराज करते हुए आज जो हुआ है वो खुद भी गुंडाराज में तब्दील हो गए, जो लोग गुंडाराज की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि ये कह देना भर कि साहब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हमने
निर्विरोध कई जगह अपना डंका बजा दिया। वो किस कीमत पर निर्विरोध का डंका बजा है, ये वो महिला जो लखीमपुर की वो बता रही थी, उनके शब्दों में निहित है कि आज उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की क्या स्थिति बनी है। और इसका शोक मनाना चाहिए उत्तर प्रदेश को, जो भी थोड़ा तनिक भी संवेदनशील व्यक्ति है। बिल्कुल। देखिए, जो जितनी जगहों पर आज ये सब हरकतें हुई, जैसा आपने कहा रंजीव जी कि चुनाव आयोग जो है वो बिल्कुल मूक दर्शक बनकर बैठा है। मतलब जिसे कहते हैं ना, दर्शक भी शब्द लगाना ठीक नहीं लगेगा, बिल्कुल मूक परिस्थिति है। मतलब ना देखना चाहता है, ना कहना चाहता है, आंखें भी बंद है। धृतराष्ट्र से भी ज्यादा बुरा हाल उनका आज की परिस्थिति में हो गया है। फर्रुखाबाद में के बुटपुर में निर्दलीय प्रत्याशी जो है उसके साथ बदतमीजी हुई महिला के साथ। झांसी के बाटगांव में रेखा यादव सपा प्रत्याशी, उनके साथ कितनी बदतमीजी हुई वो तस्वीरें हमने दिखाई। सहारनपुर में बबली चौधरी की तस्वीर हमने देखी। सीतापुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, ये तमाम वो जगह हैं। और खास तौर से सिद्धार्थनगर की पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, ये तस्वीरें देखने के बाद में अभी 2 दिन पहले भी हम ये चर्चा कर रहे थे, ये सब तस्वीरें इस तरह से जो दिखाई दे रही है, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, कभी ब्लॉक प्रमुख के उसमें नामांकन में, ये तस्वीरें बता रही हैं कि 2022 का जो चुनाव है ना, उससे पहले बहुत कुछ हिंसा हो सकती है। मैं इस वक्त पूनम जी आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ये बताइए, आप क्योंकि खुद देख रही हैं, दिन रात खबरें आपके पास आ रही है, आप तीनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। नेताओं की हमें इस पैनल पर कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पत्रकार से बेहतर लोकतंत्र की धराशायी स्थिति के बारे में कोई नहीं बता सकता है। जो स्थिति इस वक्त और आज दिखाई दे रही है, जो महिलाओं के साथ एक अभद्र व्यवहार हो रहा है, साड़ी का पल्लू खींचा जा रहा है, जहां पर नॉमिनेशन के लिए जा रहे हैं, पुलिस दूर तक दिखाई नहीं दे रही है, दिखती है तो चुप खड़ी है। मतलब इसके लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है, आपके पास है तो प्लीज कहिए। पूनम जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं जा रही है उनको मेरी? जी मैम। जी मैम। जी सुरेश यादव जी, आपने मेरा सवाल सुना है जो मैंने अभी पूनम जी से पूछा। आपको क्या लगता है ये लोकतंत्र के लिए कुछ मात्र कुछ परसेंटेज भी बचा है, जिसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र की खूबसूरती इस देश में है कहीं, ये तस्वीरें देखने के बाद? विजेता मैम, अब तो ये लगने लगा है कि मुझे तो लग रहा है कि पहली बार ऐसा देखने को मिला। सरकारें तो बहुत पहले भी रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इसके पहले कल्याण सिंह की सरकार रही है, मुलायम सिंह की भी सरकार रही है, अखिलेश यादव की भी सरकार रही है, मायावती की भी सरकार रही, लेकिन जिस तरीके से रोका गया तो वो जिला पंचायत के चुनाव में जो घटनाएं घट करके सामने आई हैं, और जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में आज पुलिस और प्रशासन के मौजूदगी में पर्चा छीनना, फायरिंग करना, लाठीचार्ज करना, कैंडिडेट को घर से न निकलने देना, जो इस तरीके के हादसे हुए हैं, इसको एक हादसा कहा जाए। जैसे सीतापुर में, लखीमपुर में, आपके बाराबंकी में, अंबेडकर नगर में तो एक हद कर दी कि बसपा का एक कद्दावर नेता जो पार्टी से कुछ दिन पहले निष्कासित कर दिए लालजी वर्मा जी, इनका तो भाजपा के लोगों ने पर्चा ही फाड़ दिया लेकर के। ऐसे में लोकतंत्र की परिकल्पना कैसे की जा सकती है? लोकतंत्र की परिकल्पना तो तभी की जा सकती है कि स्वस्थ माहौल में पुलिस का काम है सुरक्षा प्रदान करना, प्रशासन का काम है शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करना, आयोग का काम है गड़बड़ी रोकना। ये सारी व्यवस्थाएं लोकतंत्र में निहित है, लेकिन लोकतंत्र में जो व्यवस्थाएं हैं, अगर इनका हम दुरुपयोग करने लगेंगे तो लोकतंत्र सुरक्षित रखने के सवाल पर सवाल ही सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम, इस तरीके से कैसे निष्पक्ष चुनाव की संभावना तो लग ही नहीं रही है, जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में आपके साथ ये घटा है पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने। लेकिन ये भी है, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत बारीकी से एक एक चीज की देख रही है। ये जो भी चुनाव हो रहे हैं, इन चुनाव में जिस तरीके से पैसे का, सत्ता का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है, वो शायद ऐसे पहले कभी भी नहीं हुआ है।
इसके पहले तो होता था लेकिन लुका छिपी से होता था, लेकिन अब तो धड़ल्ले के साथ हमें जीतना है, हमें हारना नहीं है। हम जीत का लक्ष्य पहले निर्धारित कर लेते हैं, इसके बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये आज अच्छी पहल नहीं है। ये लोकतंत्र में इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं भविष्य के लिए घातक है, और आगे चल करके जो भी सरकार बनेगी अगर कहीं इसका अनुसरण करेगी तो ये और खराब हो जाएगा माहौल। लोकतंत्र को बचाने के लिए सभी को निष्पक्षता पूर्वक चुनाव कराना ही पड़ेगा, और इसके लिए तो राज्य निर्वाचन आयोग बना, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग को बार बार लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं। राज्यपाल को ज्ञापन दिया जा चुका, राज्य निर्वाचन आयोग को, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश का जो पंचायती राज निर्वाचन आयोग है मैम, ये मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है। अब तक तो कम से कम कई जिलों के जिलाधिकारियों पर, कई जिले के पुलिस अधिकारियों पर, कई जिले के थानेदारों पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थे अगर हम निष्पक्ष संदेश देना चाहते थे, लेकिन निष्पक्ष संदेश देने का कोई भी संदेश नहीं जा रहा है, इसलिए आयोग पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। बिल्कुल सुरेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को एक ऐसा संदेश दे दिया गया है कि पूरा प्रशासन आपकी मदद करेगा, चाहे आप किसी महिला के साड़ी के पल्लू को खींच लें उसका नामांकन भरने से पहले। पूनम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? और आप प्लीज इसके बारे में कहिए कि ये जो आज की तस्वीर आपने देखी है, आई हैव नो वर्ड्स, कुछ नहीं कह सकती मैं इस पर। विनीता, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महिलाओं के साथ इस तरह का अभद्र व्यवहार, वो भी एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा जो कि नैतिकता और शुचिता की बात करती आई है। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में नामांकन के दौरान आपने पूरे दृश्य का खाका खींचा, चाहे वो बात इटावा की हो, चाहे बात एटा की हो, उन्नाव की हो, हर तरफ एक ही तरह का माहौल, हर तरफ अराजकता, हर तरफ इस तरह से भाजपा, सपा, बसपा सब क्षमा कीजिए निर्दलीय इस तरह से आमने सामने आए कि लगा ही नहीं कि ये लोकतंत्र में तो सबसे निचला पायदान है गणतंत्र का, पंचायत, जिसके बारे में गांधी जी से लेकर वर्तमान के प्रधानमंत्री जी तक बहुत बात करते हैं और कहते हैं कि जो गणतंत्र की शुरुआत होती है प्रजातंत्र की, वो पंचायतों से होती है। जहां पर ब्लॉक के चुनाव पर ये हाल है, वहां आप अंदाजा लगाइए कि जो अराजकता का माहौल है वो इस देश के लोकतंत्र को किस ओर लेकर जा रहा है। आखिर हम देश में देना क्या चाहते हैं, हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं। अगर हम शुचिता की बात कर रहे हैं तो क्या ये हिंसा जायज है? अगर जिन्होंने हिंसा की है उनको अब तक उनके ऊपर ना कोई कार्रवाई का सूचना मिल रही है, ना कोई दिख रहा है कि कहीं से कोई विरोध के स्वर खड़े हो रहे हैं, तो ये साफ तौर पर इंगित कर रहा है विनीता कि उत्तर प्रदेश सरीखे राज्य में जिस तरह से जिला पंचायत चुनाव की परिपाटी बन रही है, पिछले 2 चुनाव में 2016 में भी यही कुछ हुआ, और अब जिस तरह से इन चुनावों में ये आज नामांकन के दौरान 825 सीटों का नामांकन होना था, और जिस तरह से प्रत्याशियों को आप देख रहे हैं कि पर्चा हाथ से छीन लिया गया, पुलिस को अपने घेरे में लेकर नामांकन कराने के लिए जाना पड़ा, उससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है स्थानीय स्तर पर वो कितना प्रभावी है। यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रजातंत्र पर गुंडा तंत्र हावी हो गया है। हम देश को किस ओर लेकर जाना चाहते हैं, किस तरह के लोकतंत्र की बात करना चाहते हैं, ये उसकी वानगी मात्र है कि जो देश बात कर रहा है महिलाओं की, वहां पे सरेआम साड़ियां खींची जा रही हैं। हम पढ़े लिखे गणतंत्र में रहते हैं या हम उसी भीड़ तंत्र में पहुंच गए हैं जो कभी कबीलियाई संस्कृति का प्रतीक हुआ करता था। ये तो कहीं से भी भारत और उत्तर प्रदेश की छवि को प्रस्तुत नहीं कर रहा है विनीता। मुझे नहीं लगता पूनम जी कोई महिला अब इन तस्वीरों को देखने के बाद ये हिम्मत कर पाएगी कि वो नामांकन भरने जाए। विधानसभा चुनाव से पहले कई महिलाएं यही सोचेंगी। अफसोस यहाँ पर है जहाँ पे स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण और तमाम ये 9 मंत्री दिखाई दे रही हैं जिनकी सुबह से फोटो वायरल हो रही है, वहीं पर दूसरी फोटो ये वायरल हो रही है, ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। इस तरह की हरकतें दुशासन सड़क पर घूम रहे हैं, ऐसी तस्वीरें नजर आई हैं आज। विनीता 7 महिलाओं को उन्होंने इंडक्ट किया है कल के मोदी मंत्रिमंडल विस्तार में और कहा है कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और एक महिला का
जिस तरह से आपने देखा कि उनका सरेआम अपमान किया गया और उस पर अब तक कार्रवाई तो दूर कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसे आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और वो भी कहेंगी कि हम इस लोकतंत्र का जो महोत्सव होने वाला है, कुछ दिनों बाद उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, उसमें हम भी भागीदारी देंगी, हम भी बराबर की प्रतिनिधित्व देंगी। किस तरह से हम प्रतिनिधित्व दे पाएंगे जबकि हमें पुलिस के घेरे में जाके नामांकन दर्ज करवाना पड़ रहा है। आपने जिस तरह से फर्रुखाबाद की घटना का जिक्र किया, फतेहपुर की घटना का जिक्र किया, सहारनपुर की बात की, उन्नाव में देखिए वहां पर वो जो एमएलसी थे स्थानीय उनको पहुंचना पड़ा, बावजूद इसके हिंसा नहीं थमी और पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। तो उत्तर प्रदेश में आज जो भी कुछ हुआ वो लोकतंत्र के इतिहास में बहुत ही काले अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी पार्टी को ये अख्तियार नहीं है कि वो अपनी सत्ता की धमक को इस तरह से सरेआम न केवल लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि महिलाओं की शुचिता को भी प्रभावित करने का प्रयास करे। रंजीत जी, आपको क्या लगता है कि ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं ये बड़ा संदेश जाता है, ये जो 23 करोड़ की जनता है उत्तर प्रदेश में, इसमें संदेश जाता है इस बात का कि कल जब चुनाव होंगे उसमें भी खुली छूट मिलेगी, विधानसभा के चुनाव में भी इसका मतलब, तो तब तो कार्यकर्ता बिल्कुल खुलेआम गुंडागर्दी करते हुए अभी से शुरुआत कर देंगे। 6 महीने हैं अभी। देखिए विनीता जी, बड़ा सवाल यही है। देखिए, राजनीतिक दलों का चुनाव में जीत हासिल किसी भी तरह से कर लेने के लिए दिल मचलता रहता है और ये उनके लिहाज से स्वाभाविक भी है शायद। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो लोक सेवकों का तंत्र है, यानी हमारे डेमोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस प्रशासन है, इसको हम निष्पक्ष मानते हैं। संविधान में इनके दायित्वों का उल्लेख भी है अलग से कि आपका दायित्व क्या है। लोक सेवकों का दायित्व है कि आप निष्पक्ष तरीके से काम करेंगे। ये आदर्श स्थितियों में ऐसा होता होगा, लेकिन आज जो स्थिति जो उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, इसमें स्थिति इस हद तक चली गई है कि लोक सेवक हर जनपद में, हर ब्लॉक में सत्तारूढ़ दल के, जो मैंने पहले भी शब्द इस्तेमाल किया था, सत्तारूढ़ दल के लठैत के रूप में काम कर रहे हैं। ये ज्यादा भयावह स्थिति है। देखिए, सरकारें आती है जाती हैं, राज बदलता रहता है, शासन का तंत्र यथावत रहता है, लेकिन अगर शासन कमर कस के उतर जाए कि हमें किसी एक पक्ष के प्रत्याशी को चुनाव में जितवा देना है, हमें किसी एक पक्ष के प्रत्याशी को हरवा देना है, हमें किसी एक पक्ष के प्रत्याशी का पर्चा नहीं भरने देना है, हमें हर वो काम करना है जो हमें नहीं करना चाहिए, तो ये ज्यादा बड़ा चिंता की बात है। और यही चिंता का सिरा जो है, जिसका उल्लेख आपने किया कि आगे के जो चुनाव होंगे, 6-8 महीने के बाद विधानसभा के चुनाव हैं, उसका भी उसका आयोजन, उसका संचालन केंद्रीय चुनाव आयोग करेगा, लेकिन पुलिस प्रशासन का तंत्र तो यही रहेगा ना। तो क्या तब भी हम यही दृश्य देखेंगे कि प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया जा रहा है? क्या हम तब भी यही दृश्य देखेंगे कोई महिला प्रत्याशी अपने प्रस्तावक के साथ ये स्वयं अकेले पर्चा भरने जा रही है तो उनके साथ उनकी अस्मत पर कोई हाथ डाल देगा खुलेआम चौराहे पर और पुलिस चुपचाप तमाशा देखती रहेगी? ये बड़े सवाल हैं। मुझे लगता है कि आप अगर देखिए, हम बनाना रिपब्लिक की बात करते हैं तो वो कोई वायवीय चीज नहीं थी कि हवा में वो बयान आया था। धीरे धीरे ऐसे ही बनाना रिपब्लिक बनता है, ऐसे ही लोकतंत्र की हत्या होती है। और आप आज जिस चुनावों का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इनको हमने प्रतिस्थापित किया था। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत होगा, जनता के हाथ में सीधे अधिकार जाएगा, ग्रामीण इलाके में जनता के हाथों में जनता का राज रहेगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हर जिले में कुछ जितने लोगों ने आज ये उधम मचाया, जिनके निर्देश पर ये उधम मचाया है, उनमें ज्यादातर जगहों पर स्थापित राजनीतिक परिवारों के लोग हैं, जिनका कहीं ना कहीं सिरा सत्ता से जुड़ता है, जिनके नाते रिश्तेदार ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको निर्विरोध जितवाने के लिए उन्होंने ये सारा जो आज दिन भर हमने देखा, खुलेआम कहीं पर गोली चल रही है, कहीं हथगोले चल रहे हैं, कहीं पत्रकार की पिटाई हो रही है, कहीं प्रत्याशी की पिटाई हो रही है। और सबसे दुखद बात यह है कि आप देखिए, मैं जिस वक्त जिक्र कर रहा था, राज्य निर्वाचन आयोग की कोई प्रतिक्रिया नहीं है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन के सिर्फ सत्ता के शीर्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं है, सत्तारूढ़ दल के शीर्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो हम जंगल राज की बात सुनते हैं, जंगल राज की बात कहना अच्छा लगता है। आप विपक्ष को कटघरे में खड़ा करने के लिए जंगल राज, गुंडा राज कहिए, आपको राजनीतिक रूप से सारा अधिकार है। लेकिन आज जो हुआ है, क्या ये इंगित नहीं करता है कि जिस तरफ आप दूसरों का इशारा करते हैं,
आज कहीं ना कहीं आप उसी कटघरे में खड़े हो गए हैं। मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचना चाहिए शासन को, सत्ता को, पुलिस को, प्रशासन को। आज तो जो हुआ, जिन्होंने भी नामांकन किसी तरीके से भर दिया है विपक्ष के, कल उनके पर्चा वापसी का दिन है। कोई जबरिया किसी का पर्चा खारिज न हो, किसी का जबरिया पर्चा वापस न करवा दिया जाए। 10 तारीख को मतदान है। ये प्रायश्चित होगा शासन सत्ता तंत्र का, लोक सेवकों का, कि वो कम से कम 10 तारीख को जिनका पर्चा भर गया है उनको डेमोक्रेटिकली चुनाव लड़ने का अवसर देंगे, और जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य हैं उनको अपने मन से वोट डालने का अधिकार देंगे। अगर ये सुनिश्चित कर सकें तो कुछ हद तक प्रायश्चित होगा। अगर ये फिर यही नजारा हम 10 तारीख को भी देखेंगे तो हमें मानना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़े संकट में घिरने जा रहा है, जहां एकमात्र लक्ष्य राजनीतिक दलों का और खासतौर पर सत्ता में जो पार्टी हो उसका एकमात्र लक्ष्य है चुनाव जीत लेना, किसी भी कीमत पर चुनाव जीत लेना। लोकतंत्र का ये मतलब नहीं होता है। कृपया करके जो लोग भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, जो इसमें शामिल हैं, उनको सोचने की जरूरत है, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। ये कोई स्ट्रे इंसिडेंट नहीं है, ये कोई छोटी घटना नहीं है, ये बहुत चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि सारे जिम्मेदारों को सोचना चाहिए, नहीं तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब नहीं दे पाएंगे। ये बहुत भयावह है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जो तस्वीर बना करके रख दी है, ये तस्वीर आगे किस तरह से चलेगी यही बड़ा खौफ हो गया है। सुरेश जी, क्या आपको क्योंकि इतना लंबा समय आपको हो गया है पत्रकारिता में, और क्या आपको ऐसी कोई तस्वीर याद आ रही है इस स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर, इतनी बदतमीजी, इतनी गुंडागर्दी वाली तस्वीर नामांकन के दिन? कोई भी अगर आपको ऐसा दिन याद आता है इतने बड़े स्तर पर जो हुआ? विनीता मैम, ऐसा है, बहुत पहले एक बार जब नेताजी की सपा और बसपा की सरकार थी, तो एक जिला पंचायत सदस्य की एक छोटी सी घटना, वो भी नामांकन नहीं थी, एक छोटी सी घटना को लेकर के जिला पंचायत सदस्य की केवल उनको साथ ले गए थे, तो आप समझ लीजिए उसमें सरकार चली गई थी, और नेताजी ने उसको खुद प्रायश्चित किया था। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए, मुझे तो नहीं लग रहा कि मेरे जीवन में इतना पत्रकारिता का जो मेरा जीवन है 30 साल से ऊपर का समय हो चुका है, ये पहली बार ऐसा हो रहा जिस तरीके से जीत के लिए एक पार्टी सारे हथकंडे अपनाना, सारे लोगों को धमका देना, सारे लोगों को घर से निकलने न देना, मुझे नहीं लग रहा लोकतंत्र में तो इस तरीके से तो कभी मैंने देखा ही नहीं। मैंने ये तो पहली बार इस तरीके का दृश्य सामने आ रहा है कि मुझे कोई भी तरीका हासिल करना पड़े, मुझे इस ब्लॉक प्रमुख के पद को लेना है। और ये ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली का चुनाव होता है, पंचायत का चुनाव जो होता है ग्रामीण क्षेत्र की खुशहाली, उसके विकास का, उसकी तरक्की का। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव, विधानसभा चुनाव को ठीक पहले नारा दिया था, न भ्रष्टाचार न गुंडा राज, मुझे तो ये लग रहा है इसमें दोनों चीजें शामिल हो गई हैं, भ्रष्टाचार भी शामिल हो गया है, गुंडा राज भी सामने खुल करके आ गया है, और हमारा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन है, राज्य निर्वाचन आयोग है, एक मूक दर्शक बनकर देख रहा है। आप लोकतंत्र का उपहास है ये। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि हम एक तरफा जीते, हमारी एक नीयत खराब हो जाए। लोकतंत्र का, अच्छे लोकतंत्र का, खुशहाली के लोकतंत्र का मतलब ये है कि हम एक स्वस्थ माहौल में चुनाव कराएं, और जो वास्तविक हकदार हैं वो लोग इस पद के लिए नामांकन करें, और जिसकी जनता में लोकप्रियता है वो चुनाव जीत सके। लेकिन मतदान का जो मतलब है, सब लोगों को बराबर उनके मतदाता का जो है, जो राइट होता है कि हम अपने वोट जिसको स्वेच्छा से चाहते हैं, जिस स्वेच्छा प्रत्याशी मैं चाहता हूं कि मेरा एक फला प्रत्याशी मैं जिसको चाहता हूं उसको वोट कर सके। अगर इस तरीके की स्वेच्छा से वोट वो नहीं दे सकता है तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो लोकतंत्र के साथ न्याय करने जा रहा है। वो तो यही हो गया कि मेरे कहने पर, मेरे बंधक बना लेने पर वो प्रत्याशी को वोट देने जा रहा है। ये कतई नहीं होता है। ये बिल्कुल इस जो तरीके, जिस तरीके से ये दृश्य सामने उभर करके आ रहे हैं, जिस तरीके से आज पूरे दिन 11 बजे से लेकर के 3 बजे दिन तक नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो महिलाओं के साथ, दूसरी विरोधी पार्टी के साथ जिस तरीके की घटना घटी, वो निश्चित रूप से कहीं उसमें न्याय की गुंजाइश नहीं लग रही है। और सबसे खास बात तो ये है, जिस प्रशासन के बलबूते
न्याय की उम्मीद कहिए, वो प्रशासन भी आगे मूक दर्शक किसके दबाव में खड़ा हुआ है, ये भी एक सवाल सोचने योग्य है। बहुत ज्यादा एक वन साइडेड हो जाना, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, ये निष्पक्ष बिल्कुल नहीं है। इस पर संदेह हम ही नहीं व्यक्त कर रहे हैं, पूरी 23 करोड़ की जनता के सामने सारी सच्चाई आ रही है। आज मीडिया में हम लोग होते हुए भी बहुत ऐसी चीजों का उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं के पास चल के बैठते जहाँ टीवी का उल्लेख करना चाहिए। बहुत कुछ जी आज तमाम पत्रकार साथियों के साथ, जैसा कि रंजीव भाई ने बताया, तमाम पत्रकार साथियों के साथ उनके कैमरे छीन लिए गए, उन्हें अभद्र व्यवहार किया गया, उन्हें वहां से नामांकन के भीतर नहीं जाने दिया। कैसे पर्चा भरा जा रहा, कितने प्रस्तावक है, कौन अनुमोदक है, कौन सा समर्थक है, उनको बाहर एक बैरिकेडिंग लगा दी और दूर रखा गया कि जो हो रहा है वो होने दीजिए, आप लोगों को बता दिया जाएगा। जब इस तरीके की घटनाएं होंगी तो आप निश्चित रूप विनीता जी समझिए कि ये लोकतंत्र बिल्कुल कैसे बचेगा, संविधान बिल्कुल कैसे बचा, संविधान के साथ हम न्याय कहाँ कर पा रहे हैं। हमारे संविधान में तो सारी व्यवस्थाएं विद्यमान है, जी सारी व्यवस्थाएं विद्यमान है, केवल संविधान देखने के लिए नहीं होता है। एक संविधान जिसके साथ मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, जिसके साथ पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ है, जिसके साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ है, जिसके साथ आज ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होने जा रहा है, जिसके पहले जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, एक संविधान की व्यवस्था के साथ हो रहा है। लेकिन हम संविधान के साथ मजाक कर रहे हैं, हम संविधान के साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जो 23 करोड़ जनता है, मैम ये सब जान रही है कि किसके इशारे पे हो रहा है, किसके कहने पर हो रहा है, कौन से वो नेता है जो अपने रिश्तेदार नातेदारों के लिए किस हद तक उतर जाएंगे। बिल्कुल चुनाव होता था, लेकिन आज मुझे ये भी देखने को मिल रहा है कि जो बाहुबली थे, जो अपराधी जगत से जुड़े हुए लोग थे, आज सत्ता की गोद में जाकर बैठ गए। जी बिल्कुल सुरेश जी। जी तो ये मैं दृश्य जो है सबके सामने, कोई तो शय दे रहा है। अगर इतने बड़े स्तर पर इतनी गुंडागर्दी हो रही है और वो भी नामांकन भरने के वक्त में, तो कोई तो शय दे रहा है जिसमें प्रशासन ने भी खुली छूट दी है, कार्यकर्ताओं को भी पूरी खुली छूट मिली हुई है। पूनम जी आप कुछ कहना चाह रही थी? जी देखिए विनीता, इस पूरे मामले में अब जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरह से सीतापुर में नामांकन नहीं करने दिया गया, खीरी में प्रत्याशी के साथ अभद्रता की गई, में जो हालात है वो पूरी तरह से इंगित कर रहे हैं कि चुनाव आयोग की तरफ अब हम टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग सदैव वादा करता है कि निष्पक्ष चुनाव होंगे। हर चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होती है। हमें ये लगता है कि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर से तो हर जगह ही अराजकता का माहौल रहा है। जहां भी नामांकन हुए 75 जिलों की 825 सीटों पर, लेकिन जहां जहां अराजकता, अब उम्मीद की जानी चाहिए कि चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेकर वहां पर या तो दोबारा नामांकन प्रक्रिया के लिए तथ्यों की घोषणा करे या पूरे मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे। क्योंकि साफ तौर पर चुनाव जब होते हैं तो आदर्श आचार संहिता लगी होती है और एमसीसी का उल्लंघन करने पर कड़े सजा का प्रावधान है। तो ऐसे में जो आज जिन्होंने भी नियम तोड़ा है, यदि उनके ऊपर चुनाव आयोग भी अपना रवैया सख्त कर लेता है तो सख्त कार्रवाई तय मानी जानी चाहिए। ऐसे में अब इस पूरे मसले में जो मेरा विचार है, जो मुझे पूरी स्थिति का आकलन कर प्रतीत हो रहा है, अवश्य ही चुनाव आयोग को स्थितियों का संज्ञान लेकर कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, वरना जिस तरह की अराजकता आज हुई है उसे देख तो यही लगता है कि विधानसभा चुनाव के लिए महज कुछ ही समय बाकी है। ऐसे प्रदेश की ये स्थितियां हमें कैसे लोकतंत्र की ओर लेकर जाएंगी, उसकी बानगी ये चुनाव पेश करता है। जी विनीता, आपने बहुत अहम बात कही है कि इनके ऊपर एक्शन क्या होगा। रंजीव जी, आपको क्या ये लगता है कि वाकई में चेहरे दिखाई दे रहे हैं लोगों के? खुद पुलिस वहां कुछ जगहों पर जो मौजूद है, वीडियो कैमरा से रिकॉर्डिंग करती है, सब चीजें अगर पुलिस चाहे तो पूरी तरह से हर उस शख्स को पकड़ सकती है। सीधे सीधे गोली वहां पर चलाई गई है, वहां पर आंसू गैस की गोले फेंके करने की कोशिश की गई है, लोगों को गोली लगी है, 4 लोग घायल हुए हैं सीधे।
मतलब इस तरह की तमाम तस्वीरें, महिलाओं के साथ इतनी अभद्र व्यवहार हुआ है, ये सारी चीजें अगर देखी जाएं तो कितने लोग आज ही की तारीख में गिरफ्तार हो जाने चाहिए थे। तो क्या प्रशासन वाकई में करना नहीं चाहता कुछ इसमें? नहीं, सवाल ये है ना विनीता जी कि प्रशासन तो तब करे ना जब प्रशासन ने स्वयं ये ना करवाया हो। समस्या यहाँ दूसरी है, जो सारा कुछ हुआ है वो प्रशासन के संरक्षण और उनकी देखरेख में उनकी नाक के नीचे हुआ है ना। इसलिए ये इस खुशफहमी में हम लोग रह सकते हैं कि प्रशासन कार्रवाई करेगा, प्रशासन ने सबको चिन्हित किया हुआ है। लेकिन दिक्कत दूसरी है, मैं इसी की तरफ इंगित बार बार कर रहा हूँ कि जब लोक सेवक जो है वो सत्तारूढ़ पार्टी का लठैत बन जाएगा तो वही होगा जो आज हुआ है। इसलिए हम आप ही हमेशा उम्मीद कर सकते हैं, करना भी चाहिए भाई, खाकी वर्दी से या प्रशासनिक अफसरों से हम न्याय की उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि वो निष्पक्ष हैं। जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक दलों का तो मन करता ही होगा कि वो किसी भी तरीके से चुनाव जीत लें, हमेशा उन्हीं की सरकार रहे, हर ब्लॉक प्रमुख उनका हो जाए। लेकिन उस पर अंकुश रखने के लिए, लोकतांत्रिक तरीकों से अंकुश रखने के लिए ही प्रशासन का तंत्र बना है, उसी लिए पुलिस है, उसी के लिए प्रशासनिक मशीनरी है। लेकिन जब बम प्रशासनिक अफसरों पुलिस के सामने चलेंगे, जब गोलियां चलेंगी पुलिस के संरक्षण में, उनकी देखरेख में, जब पत्रकारों की पिटाई होती रहेगी पुलिस दूसरी तरफ देखने लगेगी, जब महिला के सम्मान पर आंच डालेगा कोई 2-4-10 लोग आकर के खुलेआम करेंगे, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी उस मौके पर, जबकि पुलिस मौके पर खड़ी है, तो हम आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि घटना हो जाने के बाद पुलिस उसका संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी? हम लोगों ने इस पुलिस प्रशासन को अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में देखा है, कईयों के मकान बुलडोजर से गिरा देते हुए। हमने पुलिस प्रशासन के लोगों को देखा है कईयों को घर से उठा करके गिरफ्तार कर लेते हुए, उसमें भी बहुत पक्षपात के आरोप लगे थे। तो जो पुलिस इशारे पर काम करने लगे, जो प्रशासनिक अफसर इशारे पर काम करने लगे, तो आप समझ लीजिए हम आप जिसकी चिंता बार बार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए घातक स्थिति है। हम प्रशासनिक तंत्र से, लोक सेवकों से ही लोकतंत्र की रक्षा की उम्मीद करते हैं, हम राजनीतिक दलों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन दायित्व उनका नहीं बनता। प्राथमिक दायित्व है शासन तंत्र का, जिनके बारे में संविधान में उल्लिखित है कि आपका ये दायित्व है, धारा 311 में। लेकिन सवाल है जब हम इसी को भूल जाएंगे, अभी पूनम जी ने कहा कि निर्वाचन आयोग की तरफ हमारी सबकी निगाह रहेगी कि वो कार्रवाई करेगा, लेकिन बात फिर वही घूम के आ गई ना। इसी निर्वाचन आयोग के सामने पूरे दिन ये सारा प्रहसन लोकतंत्र का चलता रहा। हम 4 लोग इस पैनल में बैठे हुए हैं, ऐसे 4 जाने लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश में जिन्होंने दिन भर ये तस्वीरें देखी। और चुनाव आयोग को तो पर्यवेक्षक जिलों में थे, डीएम थे, पुलिस के कप्तान थे, सीओ थे, एसएचओ थे, तो क्या निर्वाचन आयोग को दिन भर में ये पता नहीं चल रहा था? सवाल है कि मंशा क्या है आपकी? अगर आपकी मंशा में ही खोट है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, तो वो चिंता की बात है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है, इसलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि आज आपने तमाशा बनवा दिया पूरे लोकतंत्र का। कल नामांकन वापसी का दिन है, पर्चा वापसी का दिन है, परसों चुनाव है। क्या आप ये प्रायश्चित कर सकते हैं कि कम से कम निर्वाचन की प्रक्रिया को, जो बचा हुआ दौर है निर्वाचन का, उसको शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से करें? अगर नहीं होगा, फिर यही सारा कुछ होगा, तो बड़ी चिंता की बात है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, क्या कहीं उसमें ये नौबत आ जाएगी, अगर आप निर्विरोध करने लगे, आप पर्चा ही विपक्ष को न भरने दें, तो ये तो बड़ी आफत की स्थिति है ना। फिर तो लोकतंत्र का मतलब क्या है, चुनाव का मतलब क्या है? फिर तो आप मनोनयन करते रहिए, आपकी सरकार है, आप जहां मन है जिसको बिठा लीजिए। जनता के अपने निर्वाचित प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है, लोक सेवक कानून जो है, उसको तिलांजलि दे दीजिए और अपनी जीत का जश्न मनाते रहिए, लोकतंत्र को अपने कदमों में कुचलते रहिए, उसकी तो कोई रोक टोक ही नहीं है। लेकिन दायित्व आना चाहिए। अगर आप सत्ता में है तो आपकी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, इस जिम्मेदारी का निर्वहन कीजिए, क्योंकि ये बड़ा सवाल है। इस बड़े सवाल को नजरअंदाज कर देने से इसका समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके पास जो अगले 2 दिन का समय है, इसमें कुछ प्रायश्चित कर लें, ताकि हम इसके लिए मुतमईन हो सकें कि 2022 का विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष तरीके से होगा, जनता अपने मन से अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन कर सकेगी। जी, मतलब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से तस्वीरें बदल रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पता लगता है कि खूब बोली लगी है, गाड़ियां मिल रही हैं, और वहां पर भी बलपूर्वक कईयों का अपहरण करने की कोशिश की गई, और कंप्लेंट कराने के नाम पर प्रशासन चुप हो जाता है, चुनाव आयोग कुछ बोल नहीं रहा है। और यहाँ पर अब जो इस वाली तस्वीर में और ज्यादा गर्त में चले गए हैं,
और ज्यादा बुरी स्थिति सामने दिखाई दे रही है। ऐसे में कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना के बाद जो पार्टी के बीच का द्वंद है, खास तौर से सत्ता पक्ष और विपक्ष की अगर हम बात करें, तो सत्ता पक्ष जो है कहीं ना कहीं अब उसे लग रहा है कि विपक्ष कहीं हावी ना हो जाए। उत्तर प्रदेश का इतिहास ऐसा रहा है कि सत्ता यहाँ पर एक जैसी कभी नहीं रही है, हमेशा बदलती रही है। ऐसा तो नहीं कि सत्ता पक्ष जो है वो इतना इनसिक्योर हो गया है कि अब 5 मिनट खत्म हो जाएगा, किसी तरह से अपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे चुका है। पूनम जी विनीता, देखिए अभी जो आपने कहा कि सता रहा है कि विपक्ष कहीं मुखर ना हो जाए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस पूरी घटनाक्रम को 8 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया है। इसके बावजूद विपक्ष के एक भी सदस्य ने ना तो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया और ना ही इस बाबत अपना स्वर ही मुखर किया कि उत्तर प्रदेश में अराजकता हुई। इसका मतलब तो साफ तौर पर इंडिकेशन है कि जहां मौका सत्ता पक्ष को लगा उन्होंने जमकर हंगामा किया, और जहां मौका जो भी पार्टी इस चुनाव में भाग ले रहे हैं क्षेत्रीय दल, उन्होंने भी बहुत हंगामा और उपद्रव किया। यानी कुल मिलाकर इस हमाम में सभी एक सरीखे दिखाई पड़ रहे हैं। शायद यही वजह है कि खीरी में एक महिला जो कि नामांकन करने जा रही है, उनके साथ अभद्रता हो रही है, कहीं से आवाज नहीं उठ रही है। सत्ता पक्ष जो कि शुचिता और एक ऐसी नेशनल पार्टी है जिसके साथ ही कहा जा सकता है कि नैतिकता है, भारतीयता है, उसकी भारतीयता और नैतिकता, और वही समाजवादी पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल होने के साथ साथ यहाँ पर इलेक्शन में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस है, बसपा जिसकी नेत्री स्वयं एक महिला है। अभी तक किसी भी विपक्षी दल ने मुखर होकर उत्तर प्रदेश के आज के घटनाक्रम पर सवालिया निशान नहीं लगाया है, जो इस बात का द्योतक है कि इस हिंसा में कहीं ना कहीं, चाहे वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, सत्ता पक्ष है, विपक्ष है, सभी का भागीदारी है। यही वजह है कि अपना पक्ष ना खुल जाए, इसकी वजह से सबने चुप्पी साध ली है, और इसका खामियाजा भुगतेगी प्रदेश की जनता, जो ऐसे नुमाइंदों को चुनकर भेजेगी जो उनके नेताओं को चुनने के लिए उनको नामांकन का भी अधिकार नहीं देते हैं, उनको पर्चा तक दाखिल नहीं करने देते हैं। 2 बजे तक पर्चा दाखिल ना हो, सड़कों पर हंगामा उपद्रव हो, बावजूद उसकी कोई कहीं से जुम्बिश नहीं है, जो इंडिकेशन है कि स्थितियां कहाँ है उत्तर प्रदेश की, जो वर्तमान प्रारूप है प्रदेश का, प्रजातंत्र है, और जो प्रशासन है वो कहाँ चला गया है। इस बात का द्योतक है कि कल का दिन श्रेष्ठ इस पूरे घटनाक्रम में चुनाव आयोग, प्रशासन और उसके लिए विपक्ष भी मुखर होकर आवाज उठाए, ताकि सत्ता पक्ष पर दबाव बने। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी यदि वो इस तरह जो आज उपद्रव तांडव हुआ है उसमें प्रतिभागी बनती है, तो क्या वे भी उन क्षेत्रीय दलों के रास्ते पर निकल गई है जिन्होंने पिछले चुनाव में भी इसी तरह के परिदृश्य उत्तर प्रदेश में जब पंचायतों के चुनाव हुए थे तो प्रस्तुत किए थे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि विपक्ष में, और खास तौर से मायावती जो कि पूर्व मुख्यमंत्री, खुद एक महिला, आप सोचिए कि उनकी तरफ से कोई ऐसा सख्त अपना रिएक्शन नहीं आया है। अखिलेश यादव ने फिर वही कि उनका ट्वीट आया, लेकिन सड़क पर उतर करके इसका विरोध प्रदर्शन बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती पूरी तरह से अपनी बात सड़क पर उतर कर रखने में भी है। ये भी एक सच्चाई है, वरना अन्ना आंदोलन जो हुआ था, इस तरह की तमाम तस्वीरें हमें देखने को नहीं मिलती। ये हमें एक लिबर्टी है हमारी कंट्री में इस तरह से, लेकिन हमें उसका पार्टियां जो हैं बाकी वो उसको पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर रही हैं। सुरेश जी, क्या आप इस बात को मानते कि मायावती को कम से कम इन तस्वीरों को देखते हुए, चाहे वो सपा के प्रत्याशियों के साथ बदतमीजी हुई, चाहे किसी के साथ भी हुई, लेकिन एक महिला को बोलना तो चाहिए खुल करके सामने आकर के सारी हरकतों पर। विनीता जी, बसपा का एक इतिहास रहा है, और विशेषकर इधर लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से उनका भाजपा के प्रति प्रेम बढ़ा है, वो अपने पसंदीदा बयानों पर उनका निर्भर रहता है। जिस तरीके से अभी पिछले जिला पंचायत के चुनाव में उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसका नतीजा ये हुआ कि जो बसपा के जिला पंचायत सदस्य थे वो मनमाने तरीके से बिक गए, और सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उनको लेने में आसानी से उनके हाथ चले गए। ठीक उसी तरीके से जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो रहा है, वो बसपा की एक लीडर होने नाते उनका नैतिक दायित्व है कि जो घटनाएं घट रही उसका वो उनको मुखर होकर विरोध करना चाहिए।
लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चीज दबी हुई दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से वो भाजपा के खिलाफ या सरकार के खिलाफ या सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर होकर बोलने से बच रही हैं, और मुखर होकर बच भी रही हैं। और विरोध का, और जहां तक विरोध और प्रदर्शन का सवाल है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत दूर दूर तक, चूंकि बसपा कभी प्रदर्शन की राजनीति नहीं करती है, धरना और प्रदर्शन की राजनीति में तो अभी तक जो प्रमुख विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जो काफी लंबे समय से सत्ता से दूर है, ये धरना प्रदर्शन और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए सड़क पर आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भी रसोई, डीजल, गैस, पेट्रोल आज तमाम चीजों की जो ऐतिहासिक वृद्धि हुई है, जिस महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की जनता जो है आक्रोशित है, जिस तरीके से कोरोना महामारी को लेकर प्रदेश में आर्थिक संकट गहराया है, लोगों का व्यापार ठप हुआ है, लोगों की नौकरियां गई हैं, निजी कंपनियों से लोग निकाले गए हैं, इन तमाम चीजों को देखते हुए जो विपक्षी दलों की भूमिका होनी चाहिए थे उत्तर प्रदेश में, वो मुखर होकर नहीं हो पा रही है। जबकि जनता चाह रही है कि जो हमारा विपक्षी दल है, जिन पर मुझे भरोसा है, वो विपक्षी दल खुल करके आए, वो सड़कों पर प्रदर्शन करें, चाहे वो किसानों का मामला हो, चाहे वो महिलाओं का मामला हो, चाहे आम जनता का मामला हो। आज पिछले 7 महीनों से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर गाजीपुर में किसान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, किसान अपने मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी तरीके का मौसम हो, वो अपना प्रदर्शन करके अपनी बात केंद्र के सामने स्पष्टता के साथ रख रहे हैं। और यहाँ तक भी रख रहे हैं कि अगर मेरी कानून वापसी न हुई, मेरे अधिकारों को बहाल न किया गया, तो मैं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जन जागरण करूंगा। और उन्होंने कहा ही नहीं, बल्कि बंगाल के चुनाव में जाकर के ये दिखा भी दिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी, ये जो कानून आपने बनाया है किसानों के लिए, ये कृषि कानून, इनको आप समाप्त करिए। ये कानून हम आपको कहने नहीं गए थे कि हमारे लिए हितैषी है, हमारे लिए फायदेमंद है। जब हम कानून का विरोध कर रहे हैं, कानून में हमारा भला नहीं होने वाला है, इन कृषि कानूनों से भला सिर्फ होने वाला है तो चंद पूंजीपतियों का भला होने वाला है। जी, जिस तरीके से पूरे देश में किसानों का मसले की आप बात कर रहे हैं वो तो है, लेकिन आज का जो सबसे बड़ी अहम बात है वो महिला की अस्मिता की बात है। ठीक है, मतलब ऐसी तस्वीर जो देखने को मिली है ना, आज झकझोर दिया है। मतलब हम चर्चा करने वाले थे कुछ और, लेकिन मुझे आखिरी वक्त में आकर के मुद्दा बदलना पड़ा, क्योंकि मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ वो तस्वीरें देखते हुए कि वो महिला एक ऐसे परिवार से जो कि अपनी हिम्मत कर रही है, बाहर निकल के पर्चा भर रही है, और किसी तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए वो अपने घर से निकली है और वो रो रही है। उसको 50 लोग घेर रहे हैं सड़क पर, वो भाग रही है, उसका पर्चा गिर रहा है, फिर वो जाके उसे उठा रही है और रोते बिलखते वो ये कह रही है कि पुलिस कहाँ है इस वक्त, पुलिस आसपास नहीं थी। तो क्या ऐसे में वाकई में रंजीव जी आपको लगता है कि विपक्ष धरना प्रदर्शन करेगा? क्योंकि धरना प्रदर्शन जो है वो उनको आज तुरंत प्रभाव से कर देना चाहिए था। ठीक कहा है पूनम जी ने, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। रंजीव जी, सबके प्रति पूरे सम्मान को रखते हुए मैं विनीता जी ये कहना चाहूंगा, देखिए विपक्ष का विरोधी होना आसान होता है ना, लेकिन अगर आप देखिए तो बड़ी तस्वीर ये है कि जो विपक्षी दल थे आज वो सड़कों पर ही तो पिटे हैं ना, घरों में उनकी पिटाई नहीं हुई है, वो सड़क पर ही आए थे। तो लोकतंत्र में क्या है, आप अपनी बात को जनता की मुहर लगवाने के लिए क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं आप, तो चुनावी प्रक्रिया का ही हिस्सा विपक्ष बन रहा था। लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत हो, ये उसकी खूबसूरती होती है। तो मुझे लगता है कि आप धरना प्रदर्शन करें और तभी आपकी पिटाई हो जाए सड़क पर, तभी आपने विपक्ष का सही से निर्वहन किया है, ये थोड़ी सी मुझे लगता है कि अपेक्षा ज्यादा हम लोग शायद कर बैठते हैं। मैं किसी की पैरोकारी नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा, कि मेरा सिर्फ प्रश्न और मेरा कंटेंशन सिर्फ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या हम योगी जी से उम्मीद करें, जिनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज ये हरकत की है, तो क्या हम योगी जी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो कोई एक्शन लेंगे इस चीज पर,
या उस मैं चुनाव यही आयोग से किससे उम्मीद करें? सब धृतराष्ट्र है इस वक्त, और मैं धृतराष्ट्र घूम रहे हैं सड़क पर। मैं लगातार इसी तरफ इंगित कर रहा हूँ विनीता जी, कि जो लोग भी इसके महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं, सत्ता, शासन, लोक सेवक, निर्वाचन आयोग, पुलिस, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, ये इनका दायित्व बनता है कि आज जो लोकतंत्र का तमाशा बना है उसमें वो जरूरी कार्रवाई करें। वो पुलिस के स्थानीय जिला इकाई को निर्देशित करें। और जहां तक विपक्ष के धरना प्रदर्शन की बात है, मैं आपको बताऊं भाई, बहुजन समाज पार्टी ने तो एलानिया तौर पर कह दिया कि वो इस चुनाव का हिस्सा ही नहीं बनेगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई जगहों पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ भाजपा के ही बागी प्रत्याशी भी लड़े और उनकी भी ऐसी पिटाई और उनके साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो कई जगहों पर धरना प्रदर्शन चला, शाम तक चला, लोगों ने विरोध जताया, जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, ये मांग की कि साहब आज जो हुआ है आप इसको रोकिए और नए सिरे से पर्चा भरने का अनुमति दे। मुझे लगता है कि विपक्ष के रूप में दायित्व निभाने का काम कितना किया है या कितना नहीं किया है, वो आज की तस्वीरें इसकी गवाह है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि विपक्ष के लोग या जो भी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चाहे वो निर्दलीय रहे हों या भाजपा के बागी ही रहे हों, उस सड़क पर ही आकर के उनकी पिटाई हुई है। वो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का पालन करते हुए लोकतांत्रिक अधिकारों को हासिल करने के लिए पर्चा भरने जा रहे थे या पर्चा लेने जा रहे थे। मुझे लगता है कि उसमें अगर उनकी पिटाई हुई है, उन्हें रोका गया है, तो भाई विपक्ष के रूप में कोई राजनीतिक दल इससे ज्यादा क्या कर सकता है कि वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहता है। उनको रोका जाता है तो वो उसका विरोध करते हैं, या तो सत्तारूढ़ दल के लोग या पुलिस प्रशासन की तरफ से उनकी पिटाई होती है, उसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन करते हैं। मुझे लगता है कि सारे प्रयास, सारी चीजें आज पूरे दिन में हो चुकी हैं। किसी चीज का कोई सीमा नहीं होती, इससे और ज्यादा होता तो निश्चित रूप से और अच्छा होता। लेकिन अब गेंद चुनाव आयोग, शासन प्रशासन के पाले में है। उनको ये तय करना है कि जिन लोगों ने आज लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई, जिन लोगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ आप कोई ऐसी कार्रवाई करें जिसकी मिसाल बने, और आप ये सुनिश्चित करें कि जिनका पर्चा भर गया है उसको जबरिया खारिज नहीं किया जाएगा। 10 तारीख को मतदान निष्पक्ष होगा, तभी आप ये सुनिश्चित संदेश दे पाएंगे कि आप न्याय के पक्ष में खड़े हैं, आप लोकतंत्र को बचाने के पक्ष में खड़े हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर विपक्ष को दोष देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी सत्ता की होती है, जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। उनको बड़ी लकीर खींचनी पड़ेगी, तभी आप उस बड़ी लकीर को अगर खींचेंगे तभी आप विपक्ष को बता पाएंगे कि आपकी लकीर छोटी है, हमारी लकीर बड़ी है, हमने आपसे बेहतर काम किया है। बिल्कुल, आप जिस निष्पक्ष और जिस शांति व्यवस्था के साथ वोटिंग और रिजल्ट की बात कर रहे हैं, आज की तारीख में, आज के दिन को देखते हुए मैं ये उम्मीद छोड़ चुकी हूँ कि बड़ी शराफत से कोई रिजल्ट निकल के आएगा ब्लॉक प्रमुख का, क्योंकि जिस तरह की खुली छूट दे दी गई है गुंडों को सड़क पर उत्तर प्रदेश में, उसके बाद मुझे उम्मीद कम है। और मुझे तो हैरानी इस बात पर है कि दिन भर में मंत्रिमंडल के नए मंत्रियों की शपथ के बाद में उनका कार्यभार की तस्वीरें पूरे दिन टीवी चैनल पर चल रही थी, लेकिन ये जो तस्वीरें आज हमने चर्चा की शुरू होने से पहले दिखाई हैं, ये तस्वीरें दिखाई नहीं दी है मुझे ज्यादा टीवी पर। ये अहम मुद्दा होना चाहिए, ये बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने धरातल पर महिला अपने घर के बाहर निकल कर मतलब अपने साड़ी का पल्लू भी अगर नहीं बचा सकती है, उसके साथ इतना अभद्र व्यवहार हो रहा है, तो ये जो दिल्ली में बैठ करके जितनी भी तस्वीरें बनाई जाएं और ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि हम उत्तर प्रदेश को लेकर के भी संजीदा हैं और बाकी तमाम प्रदेश को लेकर भी संजीदा है, तो मुझे तो इस नियत पर ही सबसे बड़ा सवाल सबसे पहले दिखाई है। महिला की आंखों में आंसू इस तरह से रोते हुए नहीं आता है, ये मुझे ऐसा लगता है पूरी तरह से। पूनम जी, आप कुछ अरे आवाज ही नहीं आ रही है। केवल यही कहना चाहूंगी कि अभी मुझसे पहले मेरे सहयोगी वरिष्ठ हैं, वो बता रहे थे कि विपक्ष ने बहुत भूमिका का निर्वाह किया। मेरी अभी राज्य निर्वाचन आयोग से बात नहीं हो पाई है, मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को एक भी शिकायत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर किसी भी दल ने दर्ज नहीं कराई है। देखिए, अब हम प्रजातंत्र में हैं, हर एक को अपनी बात कहने का हक है। यदि अराजकता हो रही है, उपद्रव हो रहा है, प्रशासन का मूक समर्थन है, तो इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाएं। हम जो क्षेत्रीय दलों ने परिपाटी शुरू की थी, यदि राष्ट्रीय दल भी उसी के नक्शे कदम पर चल पड़े तो हम ये दबना है,
इस विडंबना को कट करने का एक ही रास्ता था कि हमें मुखरता से अपनी बात कहनी थी, पर विडंबना ये है कि आज सब अपना अपना पक्ष साध के बैठे हैं कि उसने जो किया वो सार्थक था और उसी की परिणति है एक महिला का पल्लू खिंच गया। पूनम जी, आपने कहा कि निर्वाचन आयोग में कोई कंप्लेंट नहीं गई, लेकिन पिछली बार जब हमारी चर्चा हो रही थी तो उसमें सपा के भी कुछ नेता मौजूद थे। हमने ये सवाल किया था कि जिला पंचायत अध्यक्ष वाले चुनाव में भी ये सब हुई हरकतें, मतलब इससे कम थी, लेकिन आज तो खैर भयानक हो गई, हदें पार हो गई। तो तब मैंने पूछा था आपने कंप्लेंट क्यों नहीं कराई, तो उनका ये कहना था कि हमारी कंप्लेंट भी कोई लेने को तैयार नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस विपक्ष पर हम सवाल उठा रहे हैं कि आपने कंप्लेंट नहीं कराई, धरातल पे तस्वीर निकल के आती कि उनकी कंप्लेंट कोई ले नहीं रहा है, क्योंकि उनके लोगों को गोली भी लगी है, उनकी महिलाओं के साथ बदतमीजी भी हुई है। जाहिर है कोशिश तो की गई होगी, और यही प्रशासन जो मूक है ये कैसे कंप्लेंट ले लेगा जो खुद वहां मौजूद था, ये भी सवाल उठने लगे। अब विनीता क्षमा करिए, मैं आपको एक बताना चाहूंगी, राज्य निर्वाचन आयोग यदि आपकी कंप्लेन को नहीं सुन रहा है तो यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है, आप उसमें अपनी बात कह सकते हैं। पश्चिम बंगाल इसकी नजीर है। पश्चिम बंगाल में जब जब ऐसा घटनाक्रम हुआ तो सभी विपक्षी दल, सत्ताधारी दल यहाँ पर राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग आए। यदि राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई नहीं होती है तो अभी वर्तमान में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत सक्रिय है विनीता, एक भी शाम से एक ट्वीट अगर टैग कर कर निर्वाचन आयोग को किया जाता तो हम कह सकते थे कि निर्वाचन आयोग ने सुनवाई नहीं की। पर अभी विडंबना ये है कि इस दृष्टि में इस बाबत कोई कदम सार्थक प्रयास नहीं दिख रहा है। तो प्रशासन और शासन का जो भी दोष है वो तो है ही, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ उसको यदि कोई कान में तेल डालकर बैठे और आंख में सुरमा डालकर आंख बंद कर ले तो कम से कम हम ये प्रयास तो कर सकते हैं कि उसकी आंख को खुलवाने की कोशिश की जाए। हम राज्य निर्वाचन आयोग में सुनवाई नहीं की तो हम एक राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में कंप्लेन दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य कदापि नहीं है कि हम हाथ पे हाथ धर बैठ जाए कि पिछली बार आपने नहीं देखा था लिहाजा इस बार हम आएंगे। बिल्कुल जी, रंजीव जी आप इस बात पे कुछ कहना चाहते हैं? बहुत संक्षिप्त में विनीता जी, मैं बस एक तकनीकी तथ्य की तरफ इंगित करना चाहूंगा। ये जो चुनाव हो रहे हैं ना पंचायतों के, ये राज्य पंचायत निर्वाचन आयोग करता है और जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन नहीं होता है। तकनीकी दिक्कत यहीं पर है। पूनम जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर सुनवाई आपकी यहाँ नहीं हो तो आप दिल्ली जाइए, राष्ट्रीय चुनाव आयोग को, राष्ट्रीय चुनाव आयुक्त को शिकायत कीजिए। लेकिन तकनीकी दिक्कत यह है कि राज्य का जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के अधीन आता ही नहीं है। इसमें सारी तैनातियां राज्य सरकार करती है, सारे चुनाव का संचालन स्वतंत्र रूप से राज्य निर्वाचन आयोग करता है। ये एक बड़ी विडंबना की बात है और इसलिए निष्पक्षता के उम्मीदों पर जो है ना पानी फिर जाता है, इसलिए ये उधम मच जाता है और आपको पता नहीं होता कि आप कहाँ सुनवाई करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की जहां तक बात है, जहां तक हम लोगों की जानकारी है, मेरे ख्याल से सुरेश जी को भी इसकी जानकारी होगी कि दर्जनों की संख्या में प्रतिवेदन ज्ञापन दिए जा चुके हैं। उनका संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया इसके तथ्य हमारे पास नहीं है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है उसमें राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग तक जाने में बंदिशें हैं। दिक्कतें तकनीकी यह है कि राज्य निर्वाचन आयोग की कार्रवाई को लेकर के आप उनसे शिकायत नहीं कर सकते हैं। आप राज्यपाल के पास जा सकते हैं, आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। गए कि नहीं गए आज अभी हमारे पास इसके तथ्य नहीं है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी हमें पता नहीं है। लेकिन ये तो बात की बात है कि आप जाकर शिकायत दर्ज कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतनी सी गुस्ताखी कर रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया जिसका जो दायित्व है, लोक सेवकों का जो दायित्व है, निर्वाचन आयोग का जो दायित्व है, उसका निर्वहन नहीं किया गया। ये ज्यादा बड़ी चिंता की बात है। हम आप अगर मीडिया में होते हुए अपने दायित्वों का न निर्वहन करें तो हमारे लिए प्रायोरिटी में हमारी गलती है शुरुआती, बाद में हमारी गलती की कोई शिकायत करे वो तो सेकेंडरी चीज हो गई। लेकिन आज जितने बड़े दायित्व जिनको निर्वहन करना चाहिए था वो नाकाम रहे हैं, वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करते रहे हैं। लोकतंत्र की उन्होंने तिलांजलि दे दी है। जनता की जो अपना निर्वाचित जनप्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार होता है उसके रास्ते में उन्होंने अड़ंगा डाला है। ये ज्यादा बड़े चिंता की बातें हैं। बाकी मैं बार बार ये कर रहा हूँ, देखिए राजनीतिक दलों को तो उनका एजेंडा सूट करेगा, लेकिन जो तंत्र है, जो शासन का तंत्र है, उसको निष्पक्ष रहना चाहिए। आज के घटनाक्रम के बाद ही थोड़ी सी निष्पक्षता वो दिखा दें ताकि हमारी उम्मीद बरकरार रहे लोकतंत्र पर। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ। जी सुरेश जी, जैसा अभी पूनम जी ने कहा, आपने सुना होगा कि अगर विपक्ष को इतनी आपत्ति है और इतनी अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ हुआ जो हमने देखा है, जिस तरह से गोली चली है, बदतमीजी हुई है, नामांकन भरने नहीं दिया गया है,
दूर रखा गया है, गाड़ी रोक ली है, तमाम तस्वीरें, दर्जनों तस्वीरें आज ऐसी उत्तर प्रदेश में। तो इन सब के लिए विपक्ष ने अपनी आवाज क्यों नहीं उठाई? विनीता मैम, आप पूनम जी की बात तो अपनी जगह पे है, मैं उसका खंडन नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में माननीय उच्च न्यायालय ने निष्पक्ष चुनाव करने का आदेश दिया था उत्तर प्रदेश की सरकार को, और हाई कोर्ट को भी जो है आदेश की कॉपी एक राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी गई थी। अगर माननीय उच्च न्यायालय आदेशों के अनुसार ही उसका अनुपालन कर लिया जाता तो आज इस घटनाक्रम की पुनरावृत्ति न होती। और जहां तक रंजीव जी ने सही कहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जो पंचायती राज निर्वाचन आयोग है उत्तर प्रदेश का, ये केंद्रीय निर्वाचन आयोग से अंतर्गत नहीं आता है। इसकी एक राज्य सरकार इसमें अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, राज्य सरकार इसके अधिकारी नियुक्त करते हैं, और राज्य सरकार के कुशल संचालन में ये चलता है। तो जो राज्य सरकार चाहती है, राज्य निर्वाचन आयोग उसी भावना के अनुरूप काम करता है। आज जो जहाँ तक उनके संज्ञान की बात है, समाचार पत्र के माध्यम से, तमाम सोशल मीडिया में जिस तरीके से आज खबरें प्रसारित हो रही है, जिस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जब 23 करोड़ जनता जान रही है तो शासन प्रशासन इसको संज्ञान नहीं ले रहा होगा। कि सारी चीजें उनको जानकारी में है, सारी चीजें उनके संज्ञान में है। अगर वो चाहते तो अब तक कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती, क्योंकि सुबह की घटना है, सुबह 11 बजे नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, आप रात को 11 बजने वाले हैं, अभी तक इस प्रकार की शासन प्रशासन की ओर से कोई ऐसी प्रतिक्रिया या ऐसा कोई कार्रवाई अभी तक समाचार के रूप में हम लोगों के सामने नहीं आई है कि आज जिन लोगों ने गुंडागर्दी की है, जिन लोगों ने फायरिंग की है, जिन लोगों ने बम वर्षा की है, उनके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अगर कुछ कार्रवाई हुई होगी तो संभवतः कल तक हो सकता हम लोगों सामने आ जाए, लेकिन ये मतदान ही 10 तारीख को होना है, कल वापसी का दिन है। शाम को एक ही दिन में पर्चे की जांच भी कर ली गई, तमाम लोगों के पर्चे आज भी खारिज हो गए। तो लोकतंत्र में जिस तरीके से विश्वास अर्जित करके लोग भाग लेना चाहते हैं, अगर इसी तरीके का तमाशा बना रहा, जब ये भी एक मार्गदर्शक था, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, अगर वो चाहते तो तमाम वोट हासिल कर सकते, लेकिन अब अटल बिहारी वाजपेयी की न भारतीय जनता पार्टी है, अब न वैसे आदर्शवान लोग यहाँ मौजूद हैं। अब तो एन केन प्रकारेण हमें सत्ता चाहिए, हमें जीत का टारगेट दे दिया गया है, हमने कार्यकर्ताओं को एक जिम्मेदारी दे दी गई है, हमें एक लक्ष्य दे दिया गया है, इस लक्ष्य को पार करना है, नहीं तो आपकी सेवा समाप्त मानी जाएगी। जब इस तरीके का निर्देश हमको कहीं न कहीं से प्राप्त होता है तो शासन और प्रशासन भी अपनी नौकरी बचाने में जुटा है, कार्यकर्ता भी उसी तरीके से व्यवहार करने लगे हैं जिस तरीके से नेता चाहते हैं। तो आज जो भी घटित हो रहा है वो सब न सब लोगों के संज्ञान में है। अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने का मंशा होती तो जिस तरीके से लोकतंत्र की व्यवस्था है ठीक उसी तरीके से लोग नामांकन करने जाते थे, ना कोई हथगोला लेकर जाता। ये बम कहां से आ गए? जब धारा 144 लगी है, पुलिस व्यवस्था टाइट है, गोलियां क्यों चल रही हैं, फायरिंग की नौबत क्यों आ गई, इस तरीके से असलहों का प्रयोग किया गया, ये सब चीजें कहां से आ गई? जब प्रशासन हमारा इतना चुस्त और दुरुस्त है तो ये सब चीजें आ कैसे गई, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है। आखिर वो कौन से लोग थे, इनकी छानबीन होनी चाहिए। जो लोग अपने साथ बम और कट्टे लेकर आए थे, जो नामांकन करने से रोक रहे थे, ऐसे कौन लोग हैं जो लोकतंत्र के लिए बाधक बनकर खड़े थे? उनकी जांच पड़ताल करके उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि साफ सुथरा प्रशासन करेंगे, पारदर्शी प्रशासन करेंगे, निष्ठापूर्वक और न्यायपूर्वक शासन प्रशासन करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से शासन और प्रशासन कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि जो लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, उन्हें बिल्कुल ये कतई विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारे साथ न्याय होगा। ये तो वही हो रहा है
जो महाभारत काल में होता था। आज महाभारत काल की याद आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। विनीता मैम, ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है निष्पक्ष रूप से ये अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर रहा है। ये कहीं न कहीं दबाव में आकर के ना कोई निर्देश दे रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आज एक एसपी या डीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाती तो एक अच्छा संदेश चला जाता, और 10 तारीख को जो मतदान था वो 10 तारीख का मतदान 10 तारीख को हो सकता बहुत इससे बड़े कांड हो जाए। मतदाताओं को जो है वो मतदान केंद्र तक आने ही ना दिया जाए, ये भी रोका जाएगा। अगर अमुक व्यक्ति चाहेगा कि आप मतदान कर सकें तभी जा सकेंगे, वरना अगर मुझे लगेगा कि ये विरोधी मतदाता है तो निश्चित रूप से उसके लिए तमाम बाधाएं खड़ी होंगी। जिस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव में सब लोगों ने देखा है किस तरीके से घरों पर बुलडोजर खड़े कर दिए गए, जब तक उनसे हामी नहीं भरा ली गई तब तक वो बुलडोजर खड़ा रहा। तमाम लोगों ने, हम किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उन लोग बड़े दबे मन से इस बात को स्वीकार कर रहे थे कि नौकरी में मुझे लग रहा है कि ऐसा भी करना पड़ेगा। हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि एक लोक सेवक अपनी उसकी एक गरिमा होती है और उसका एक दायरा होता है, लेकिन दायरे से हट करके जिस तरीके से एक दबाव बना है वो कहीं न कहीं संविधान के विरुद्ध है, लोक सेवकों के लिए भी विरुद्ध है। वो अच्छी न खुशखबरी है न अच्छा संकेत है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, लेकिन ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। और उत्तर प्रदेश की जनता जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बंगाल में बड़े पैमाने पर ये लग रहा था कि इस बार ममता दीदी जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगी, और ये मीडिया के माध्यम से भी जो सर्वे आ रहे थे उस सर्वे में भी ये हो रहा था कि 200 पार भारतीय जनता पार्टी को ये नैया पार करेगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आया तो बंगाल की जनता ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के पक्ष में जनादेश दिया वो पिछले चुनाव से भी कहीं ज्यादा था। 217 सीट उन्होंने जीत कर बंगाल की जनता ने जो इतिहास रचा है, तो निश्चित रूप से वो बंगाल की जनता बधाई के पात्र है। और उन्होंने ये भी देख लिया कि वहाँ उनकी पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, तमाम तरीके का लालच दिया गया, तमाम तरीके के प्रयास किए गए, लेकिन वहाँ की जनता को सब एहसास हो रहा था कि किस तरीके से हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में वही दृश्य दोहराया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कि विपक्ष को दबाने के लिए एक रिवर फ्रंट की 100 से ज्यादा एफआईआर एक ही दिन में कर ली गई। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। अभी तो रिवर फ्रंट एक नमूना है, इसके बाद आप देखते रहिएगा। अभी ईडी है, इनकम टैक्स है, तमाम तरीके खनन की जांच चली ही रही है। तमाम तरीके की जांच एजेंसियां उत्तर प्रदेश और विशेषकर जहां जहां राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, अब ये जांच एजेंसियां अपना सक्रिय भूमिका में नजर आएंगी, क्योंकि उनको भी अपना काम करना है। तो लोकतंत्र को, ये लोकतंत्र में इस तरीके से ये सब चीजें जो है, जब चुनाव हो तो किसी तरीके से जांच एजेंसियां आकर के कुछ न कुछ कार्रवाई करके तो कोई ना कोई हल निकालना चाहती है। ये कहीं ना कहीं का तो इशारा है। तो ये लोकतंत्र कैसे संभव होगा? लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं हो रहा मैम। लोग साथ कहीं ना कहीं पूरी तरह अन्याय हो रहा। और ये तो पहली प्रारंभिक प्रक्रिया है पंचायत चुनाव। जब विधानसभा चुनाव होगा तो आप जान लीजिए निश्चित रूप से। लेकिन विधानसभा चुनाव में एक अच्छी बात है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग भी, उसकी नियुक्ति भी केंद्र सरकार करती है। जिस तरीके से बंगाल में तमाम बार ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना काल में चुनाव 8 चरणों में न कराए जाए, 4 चरणों में करा जाए, लेकिन कहीं नहीं सुनी गई। उनकी बंगाल की सरकार बार बार अनुरोध करती रही, लेकिन उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कोरोना जैसी महामारी हो, चाहे और कोई संकट हो, हम चुनाव 8 चरणों में कराएंगे। पंचायत चुनाव भी कोरोना काल में ही संपन्न हुए हैं। तो कोरोना की
देखते हुए भी हम लोग उसका सबक नहीं ले रहे हैं, ना उसका संज्ञान ले रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोगों के साथी तमाम सैकड़ों की संख्या में लोग हर शहरों से कोरोना के शिकार हुए मैम। आज उन परिवारों की सुध लेने के लिए अब लोग जा रहे हैं। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था मैम, अस्पताल नहीं मिल पा रहे थे, अस्पताल के बाहर जो दृश्य थे, उसी समय पंचायत चुनाव चल रहा था। सोच लीजिए अस्पतालों में वेंटिलेटर चल रहे, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अस्पतालों में ना ऑक्सीजन की व्यवस्था थी, लेकिन ऐसे परिकल्पना हम जी सुरेश जी, जी जो बात बताएं। अस्पतालों की स्थिति थी वो इस कदर बुरी थी कि जनता के जहन पर एक बड़ा असर पड़ा है, और उसी असर को मिटाने के लिए इस तरह की गुंडागर्दी मुझे लगता है सड़कों पर दिखाई दे रही है, जिससे कि वो असल मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाए, वो कहीं और चला जाए, और ये असर देखने को मिल रहा है। और हैरानी इस बात पर भी है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो एक ट्वीट करते ही तुरंत संज्ञान लेती है, उसकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और बिल्कुल मूक दर्शक बन के खड़ी है। यहाँ तक कि कई जगह पर वो है ही नहीं, जैसे कि उसको पता है कि यहाँ पे हरकतें होने वाली हैं, वहां मौजूद ही नहीं है। जहां पर नामांकन भरा जा रहा है उसके बाहर, सेंटर के बाहर मौजूद नहीं है। आप सोचिए ये परिस्थितियां हैं, और ये सब परिस्थितियां कहीं ना कहीं इंगित कर रही हैं कि अगला अब जो विधानसभा चुनाव होना है उसके लिए खुली छूट दी जा रही है। जो पश्चिम बंगाल में जिस तरह का चुनाव हुआ है, उसी तरह की तस्वीरें अगर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमेशा किसी की जान खत्म करके कितने सारे आम जन लोग उसमें शामिल होंगे और उनकी जान जाएगी, हिंसा होती है, तब सब चीजों की हिंसा की बात शुरुआत हो जाए, थामना बड़ा मुश्किल है। तो इस पूरी परिस्थिति को, जिसे कहते हैं ना हमारी आंखों के आगे खाई में जा रहा है प्रदेश, इस तरह की परिस्थिति हो रही है और हम मूक दर्शक बन करके देखते रह जाएं, ये परेशानियां हैं। अगर पुलिस अपना काम, अपनी ड्यूटी भी टाइम पर कर ले तो जरूर जो निर्वाचन आयोग की हम बात कर रहे हैं वो धृतराष्ट्र बन करके ना बैठा रहेगा, उसको भी कहीं ना कहीं संज्ञान लेना पड़ेगा। कहीं कोई तो एजेंसी कम से कम एक्टिव हो जाए, कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिस पर चर्चा करने के लिए। बहुत अहम मुद्दा है ये, और ये जानना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि महिलाओं के साथ जिस तरह बदतमीजी हुई है, नामांकन नहीं भरने दिया गया है, पूरी तरह से लोकतंत्र का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक मजाक उड़ा करके रख दिया है उत्तर प्रदेश में। ये आज का दिन वाकई में याद किया जाएगा एक बहुत ही अभद्र व्यवहार के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रंजीव जी, थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सुरेश जी।